They are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant. They can't do a thing about it. इजराइल में ईरान की जुल्फिकार मिसाइलों के धमाके ट्रंप के सभी दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहरीन में 154 मिसाइलों और 362 ड्रोन का तहलका सुपर पावर के युद्ध जीतने के दावे को चकनाचूर कर रहा है। सऊदी अरब के रियाद में 6 मिसाइल फटने से साफ हो गया है कि ईरान बड़ी बेरहमी से दुश्मनों को मार रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान कि उनकी सेना 900 दिनों से युद्ध करते करते थक चुकी है, नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा रहा है। जेडी वेंस का दावा कि ईरान जैकेट वाला एटम बम फोड़ने वाला है, परमाणु युद्ध की सटीक भविष्यवाणी साबित हो सकता है। यही होता है युद्ध भड़काने का खामियाजा। दुश्मन को कमजोर समझने से खुद की करारी हार के बढ़ जाने का खतरा। ट्रंप और नेतन्याहू को जोरदार झटके लग रहे हैं। ईरान तनकर युद्ध में खड़ा है। खाड़ी देशों की जमकर पिटाई ने, इजराइल में मची तबाही ने, अरब वर्ल्ड में अमेरिकी अड्डों की बर्बादी ने युद्ध को सबसे भयानक दौर में घसीट लिया है। अब ईरान की मिसाइलों का जोर दिख रहा है। अब ईरान के क्लस्टर बमों का शोर उठ रहा है। ईरान ने पेच कस कर रखा है। हर दिन पेच पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो युद्ध में किसी की मदद नहीं ले रहा है। रूस पर ईरान की मदद के जो आरोप लगाए गए, उसे भी सर्गेई लावरोव ने खारिज कर दिया। Соглашение о военно-техническом сотрудничестве, мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что мы помогаем Ирану. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़ाई एक तरफा है। ईरान से ज्यादा बारूद इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, मगर ईरान का क्लस्टर अटैक उसे भारी साबित कर रहा है। इजराइल के आसमान में क्लस्टर वॉरफेयर चल रहा है। इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम क्लस्टर की काट नहीं तलाश पा रहे। असल में जब ईरान से मिसाइल लॉन्च होती है, तब इजरायली रेडार उसे सिर्फ एक ही टारगेट समझते हैं। इसके बाद एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर आयरन डोम तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन 23,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक सब कुछ बदल जाता है। मिसाइल अचानक आसमान में फटती है और उसके अंदर से 80 बमों की बौछार हो जाती है, जिससे डिफेंस सिस्टम को उन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ईरान जब हवाई युद्ध में इजराइल अमेरिका के होश उड़ा रहा है, तो जमीन की लड़ाई में क्या होगा समझना मुश्किल नहीं। ईरान ने धमकी दी है, दुश्मन जमीन पर जंग शुरू करे, यही तो वो चाहता है। ईरान के यूएन दूत अली बहरीनी ने दावा किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन में दुश्मनों का टोटल सफाया तय है। Ready for any scenario, including any kind of ground operation. I think that is a place that we will be able to defeat them. And I think that would be one of the big mistakes if they take that decision. खाड़ी देशों में अमेरिका के 19 सैन्य अड्डे सबसे घातक माने जाते हैं। इनमें से 13 को ईरान धुआं कर चुका है, जिससे अब ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान की 6 लाख सैनिकों से टकराने के लिए अमेरिका इजराइल को पूरा जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हथियारों का भी संकट बढ़ता जा रहा है। ईरान के हमलों में कुवैत में यूएस पोर्ट शुएबा, अली अल सलेम एयरबेस और कैंप ब्यूरिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों ने कतर के अल उदैद एयरबेस के रडार सिस्टम को तबाह कर डाला है। बहरीन में ईरान के वन वे अटैक ड्रोन ने अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर का कम्युनिकेशन सिस्टम जला डाला है।
वहीं सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमलों से ईंधन भरने वाले टैंकरों और जंगी हथियारों को नुकसान पहुंचा है। इधर संयुक्त अरब अमीरात के अल दफारा एयरबेस और अल रुवैस सैन्य ठिकानों की रडार साइटों और बिल्डिंगों को ईरान उड़ा चुका है। अमेरिका को ईरान में सबसे ज्यादा नुकसान ऐन अल असद और इरबिल एयरबेस पर झेलना पड़ा है। इसके साथ जॉर्डन में मुवफ्फाक अल साल्ती एयरबेस पर भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं, लेकिन नुकसान की जानकारी अमेरिका ने जारी नहीं की है। 13 सैन्य अड्डों पर ट्रंप को अब तक $800 मिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इतना ही नहीं, युद्ध भड़कने से पहले अमेरिकी बेस पर 40,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती थी, लेकिन ज्यादातर सैनिकों को शिफ्ट कर दिया गया है। युद्ध में जान का लाखों लाख डॉलर के नुकसान ने ट्रंप को ईरान के एनर्जी सेंटर पर हमलों की डेडलाइन बढ़ाने पर मजबूर किया। उन्हें उम्मीद है कि इसके बदले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल सकता है। They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. ट्रंप की उम्मीदों पर ईरान बारूद बरसाने का बंदोबस्त कर रहा है। हॉर्मुज के बाद ईरान दूसरे सबसे अहम ऑयल रूट को बंद करने की तैयारी कर चुका है। इसका जिम्मा ईरान ने यमन के हूथी लड़ाकों को सौंपा है। ईरान ने यमन के पास बाब अल मंदाब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है। बाब अल मंदाब रूट लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये स्ट्रेट दुनिया के महत्वपूर्ण कारोबारी समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से यूरोप और एशिया में गैस और तेल की सप्लाई होती है। लाल सागर के इस ट्रेड रूट से हर साल $1 ट्रिलियन का कारोबार होता है। हुती चीफ अब्दुल मलिक हुती को सुन लीजिए। ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप के चीफ ने जिहाद का ऐलान कर दिया है। طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى। युद्ध में अब ट्रंप के लिए आफत ही आफत है। सबसे ज्यादा टेंशन तो ईरान के जैकेट एटम बम ने बढ़ा रखी है, जिसके खतरों को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप को समझा दिया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ने जानकारी दी है कि ईरान ने जैकेट वाला न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर दिया है। यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ईरानी मीडिया में उसके एनपीटी से बाहर निकल जाने की खबरें छप रही हैं। लेकिन क्या जैकेट परमाणु बम ईरान बना सकता है? अमेरिका के पास ऐसे एटम बम हैं। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे छोटा परमाणु बम है, जिसमें 23 किलोग्राम वॉरहेड ले जाया जा सकता है, जिसकी कुल क्षमता 10 टन टीएनटी की है। ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम है। 440 किलो यूरेनियम से ईरान 11 परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। लेकिन ईरान के पास न तो अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल है, न ही उसके पास ऐसा कोई जंगी जेट जो सुपर पावर को दहला सके। तो फिर हमला होगा कैसे? इसकी आशंका जताई जा रही है कि ईरान अमेरिका में एक्टिव अपने स्लीपर सेल को यह मिशन सौंप सकता है। खैर, इस खतरे पर अमेरिका अलर्ट है, लेकिन जिस बात ने ट्रंप और नेतन्याहू को डरा दिया है वो इजराइल की सेना की कमजोरी है। इजराइल आर्मी 900 दिनों से लगातार युद्ध लड़ रही है, वो भी 1-2 नहीं 7 फ्रंट पर भयानक युद्ध, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। इसके चलते इजराइल की सेना में विद्रोह पनपने लगा है। ग्राउंड ऑपरेशन के करीब आकर अगर इजराइल के सैनिकों ने कदम पीछे खींच लिए तो अमेरिका कहीं का नहीं बचेगा। शायद यही वजह है कि ट्रंप नेटो और खाड़ी देशों के साथ संयुक्त सेना उतारने का प्लान बना रहा है। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है। देखिए, सऊदी अरब में यूएस बेस पर हमले में 12 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के हमले में यूएस के सैनिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ईंधन भरने वाले विमान के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि 12 जो सैनिक हैं वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर। यह हमला हुआ था जिसमें हमले में यूएस के कई सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। तो 12 सैनिक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में यूएस के 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
और इस बीच देखिए इसराइल के तेल अवीव पर ईरान का बहुत बड़ा हमला ये सामने आया है। तेल अवीव पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले में तेल अवीव में कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। हमले में एक इजरायली की मौत का दावा किया जा रहा है। 4 लोग घायल जो है वो बताए जा रहे हैं। तो इसराइल के तेल अवीव पर एक बार फिर से ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है, जिसमें एक इजरायली की मौत की खबर सामने आ रही, 4 घायल बताए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है गिवा टाइम इसराइल में और यहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल अटैक की वजह से तबाही हुई है। रात का टाइम है, रात के यहां पर तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं यहां पे इर्द गिर्द क्या हाल हुआ है। यहां पर काफ़ी डैमेज हुआ है और काफ़ी सारे एरियाज हैं जहां पे क्लस्टर बॉम्ब गिरे हैं और यहां पर भी एक बम गिरा है और यहाँ पे तबाही हुई। हालांकि इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं, काफ़ी अफरा तफरी है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये अटैक यहाँ पे हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे IDF और पुलिस पहुँच रही है। शायद इस पूरे एरिया को अब सील किया जाएगा और पता चल पाएगा कि और क्या क्या यहाँ पे डैमेज हुआ, लेकिन मैं पूरी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। टेल अवीव के दूसरे साइड से जो है एक आदमी की मौत हुई है इन मिसाइल अटैक्स की वजह से। जोरदार मिसाइल अटैक हुए, जोरदार धमाके हुए और आसमान में हम देख पाए कि ये क्लस्टर बम इर्द गिर्द बिखर रहे थे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त क्या हालात हैं। ये गिवा टाइम एरिया है इसराइल का, ये टेल अवीव के आउटस्कर्ट्स में है और यहाँ पर ही ये जोरदार धमाका हुआ और ये बताया जा रहा है कि ये क्लस्टर बम यहाँ पे गिरा है क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से क्लस्टर बम दागे जा रहे हैं इसराइल पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है। अभी ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे इसको अब बंद किया जा रहा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। काफ़ी सारे एरियाज में जो है इसी तरीके की तबाही आज हुई। थोड़ी देर पहले जोरदार जो है धमाके हुए और यहाँ पर भी एक बम गिरा है। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं ये तबाह हो चुकी हैं और लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे इस जगह पे तबाही हुई है। अभी हालांकि जब इसराइल में कहीं पे अटैक होता है तो फौरन वहाँ पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जाती है। हालांकि अभी अभी ये अटैक हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कांच सारे टूट चुके हैं और बाहर जो है लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा हुए। जो ही ज़ोरदार धमाका हुआ तो उसके बाद इस जानिब जो है लोग आ गए और यहाँ पे दरअसल फ्राइडे की रात है और फ्राइडे को यहाँ पे रात के दौरान काफ़ी सारे लोग जो हैं इर्द गिर्द जमा रहते हैं। ये हमें बता रहे हैं अभी कि यहाँ से निकलिए और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि इर्द गिर्द जैसा मैंने कहा कि अब पुलिस यहाँ पे पहुँच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें यहाँ पे पहुँच गई हैं। अब इस पूरे एरिया को जो है वो बंद किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हुई और अब इस पूरे एरिया को पूरा सील किया जाएगा और इस पूरे एरिया को साफ किया जाएगा। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर। तो ईरान की तरफ से अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। जो अभी अभी अटैक्स हुए हैं उसमें अभी एक आदमी की मौत हुई है, काफ़ी सारे लोग जो है वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं ये गिवा टाइम इस इलाके का नाम है और गिवा टाइम में यहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है जबकि टेल अवीव में एक आदमी की मौत हुई है और ये क्लस्टर बॉम्ब जो है ये काफ़ी जगहों पे गिरे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे तबाही हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब वाले वॉर हेड्स दागने का सिलसिला जारी है क्योंकि जिस तरीके से इसराइल में नुकसान होता है शायद ईरान बार बार जो है अब क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है जिस तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब आसमान में मिसाइल आ जाता है तो फिर एकदम से काफ़ी सारे छोटे छोटे बम बिखर जाते हैं और वो बम अलग अलग जगहों पे गिरते हैं और उसके बाद ज़ोरदार धमाके होते हैं। और देखिए पश्चिम एशिया में जारी इस जंग को 1 महीना हो चुका है, लेकिन असली कहानी गोलियों और मिसाइलों की नहीं है, नुकसान की है। कौन कितना टूटा है, किसे कितना नुकसान हुआ है, किस पर कितना खर्च हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि महज 20 दिन की जंग में अर्थव्यवस्था कैसे घायल हुई है।
जंग से हासिल भले ही कुछ ना हो, लेकिन ये बेहिसाब छीनती है। लोग मारे जाते हैं, शहर खंडहर में बदल जाते हैं, लोग दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। ईरान की जमीन पर जो जंग लगातार बड़ी होती जा रही है, उसके नुकसान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अमेरिका के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने उसे बड़े हमलों से बचा लिया, यानी जमीन पर अमेरिका को झटका कम लगा। लेकिन असली कहानी यहाँ नहीं है, आगे है, जहां नुकसान रुपयों में दिखता है। अब बात करते हैं। अमेरिका इस जंग में रोज करीब 7,000 से 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। सोचिए, यह रकम भारत के कई राज्यों के सालाना बजट के बराबर है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, ईरान के सस्ते ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका को करोड़ों के मिसाइल इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। यानी हर दिन पैसा आग की तरह जल रहा है। इजराइल की कहानी भी ऐसी ही है। इस जंग में इजराइल को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। रोजाना हजारों करोड़ रुपए डिफेंस सिस्टम और ऑपरेशन पर खर्च हो रहे हैं। आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम